नाउ इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ समवन टोल्ड यू कि आपका जो बॉयफ्रेंड है ही इज बेस्ट फ्रेंड्स विद अ क्रिमिनल हु इज इन जेल. हाय गाइस, दिस इज अकीरा एंड टुडे आई एम बैक विद द पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस स्टोरी आई डेटेड अ नार्सिसिस्ट. अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इस स्टोरी का पहले पार्ट 1 देखो और फिर पार्ट 2 देखो. This story is basically about a guy that I dated and he was a narcissist. So part 1 में मैंने बताया है कि वो कैसे मुझे मिला, कैसे मेरी लाइफ में आया, the proposal and the relationship. And part 2 में मैं बताऊंगी the abuse, the gaslighting, the manipulation, the cheating, the breakup, everything of that sort. Also guys, I'm really sorry कि मुझे देर हो गई पार्ट 2 डालने में. मैंने जेन्युइनली सोचा था कि 4-5 दिन में मैं डाल दूंगी फिल्म करके पार्ट 2, लेकिन थिंग्स टुक अ रियली डार्क टर्न एंड माई ग्रैंड मदर गॉट सिक एंड बेसिकली आई जस्ट वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हर, सो आई डिड. I don't want to go into much details about it because it would take me into a really dark place. आज भी मुझे फिल्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ना मुझ में ताकत थी, ना मैं इमोशनली उतना ठीक फील कर रही थी. बट देन आई वॉज लाइक कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू पुट ऑन अ ब्रेव फेस एंड जस्ट डू वट आई हैव टू डू. बिकॉज आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करवा सकती पार्ट 2 के लिए, बिकॉज आपको ऑलरेडी पार्ट 1 अच्छा लगा एंड आप मांग रहे थे पार्ट 2. सो येस, हियर आई एम एंड ये वीडियो जो है आई एम श्योर लंबी होगी, एक माह एपिसोड जैसी होगी. सो मेक श्योर कि आप अपना खाना वाना कुछ साथ में लेके बैठो एंड ये वीडियो को देखो. सो गाइज, अगर आपने मेरी स्टोरी का पार्ट 1 देखा होगा ना तो आपको समझ आ गया होगा कि जो आरव था ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट लाइक द परफेक्ट मैन. एंड मुझे भी यही लग रहा था कि भाई हाँ ये तो बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था. मुझे बाद में समझ आया कि ही वॉज लव बॉम्बिंग मी. वो मुझ पे पैसे खर्चे करता था, इंसिस्ट करता था खुद कि मैं ये दिलाता हूँ तुझे, वो दिलाता हूँ, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव मी दैट फॉल्स सेंस ऑफ लव एंड सिक्योरिटी. और वो मेरे लिए ऐसे जेस्चर्स करता था अच्छे अच्छे, है ना, जो कि मैंने आपको बताए. जो मैं चाहती तो आपको ना बताती, मैं इस स्टोरी को वैसे आराम से आपके सामने रख सकती थी जिससे कि मैं सही दिखूं और वो गलत दिखे और मुझे बहुत सारी सिंपैथी मिले, लेकिन मैंने वो नहीं किया. मैं एकदम रॉ स्टाइल में ये स्टोरी आपको बता रही हूँ. मैं वो आपको बताना चाहती थी कि वो कितना परफेक्ट एक्ट कर रहा था स्टार्टिंग में, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि कोई कितना ही अच्छा एक्ट करे, कितना भी परफेक्ट एक्ट करे, वो किसी भी मोमेंट स्विच कर सकता है. जस्ट लाइक आरव स्विच्ड अप ऑन मी एज सून एज आई वेंट टू टिम्बकटू टू मीट हिम. बिकॉज जैसे ही मैंने वो कदम उठाया ना, उसको श्योर हो गया था कि भाई ये लड़की फंस चुकी है, ये मेरे प्यार में पागल हो चुकी है. नाउ शी इज हेड ओवर हील्स फॉर मी. सो एज सून एज आई ड्रॉप्ड माई गार्ड ही स्टार्टेड स्टैबिंग माई हार्ट. और ना जब हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुई थी ना, तभी उसने मुझे इतना सेफ फील करवाया, इतना फेक सेफ्टी का उसने मुझे एहसास करवाया कि मैंने अपनी बहुत सारे ट्रॉमाज और इनसिक्योरिटीज़ उसके साथ शेयर कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, आपको कभी नहीं करना चाहिए. बिकॉज बाद में उसने वही ट्रॉमाज और इनसिक्योरिटीज़ मेरे अगेंस्ट यूज़ करनी शुरू कर दी. तो एनीवेज, अब मैं प्रॉपरली स्टोरी को कनेक्ट करती हूँ. सो जब मैं टिम्बकटू से आई ना, तो पूरे रास्ते बस में उस लड़के ने मुझे एक कॉल भी नहीं किया पूछने के लिए कि मैं कैसी हूँ, आराम से बैठ गई या नहीं बैठी. उसने मुझे बिल्कुल कॉल करा ही नहीं, ठीक है. फिर जब मैं घर पे आई ना, तो मैं 10 बजे तक घर पे आई और मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मैं 10 बजे तक घर पहुंचूंगी रात को. तो मुझे ऐसा लगा कि अब उसका कॉल आएगा पूछने के लिए कि मैं आराम से पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन उसका कॉल नहीं आया. सो मैं नहाने चली गई और फिर मैंने खाना वाना खाया. इतने में ना मुझे रात के 11 बज गए थे. तो मुझे लगा यार अभी तक भी इसका कॉल नहीं आया एंड आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, बिकॉज पहले तो वो बहुत केयर करता था मेरी. तो मैंने पहले सोचा कि इसको कॉल करके पूछती हूँ कि ये कहाँ है और इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ऐसा वैसा. बट मैंने देख लिया था टिम्बकटू जब गई कि आज इसकी एनर्जी ही अजीब है, तो मैं नहीं चाहती कि उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि पता है उसने टिम्बकटू में मेरे से इतना बुरा व्यवहार किया ना, उस चीज़ को भी मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाया. मतलब आई गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज आई वॉज सो हंग्री फॉर लव. मैंने ये सोचा कि मे बी ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग दैट ही इज़ नॉट टेलिंग मी, मे बी ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, मे बी ही इज़ दिस, मे बी ही इज़ दैट, है ना. मैं अपने दिमाग में खुद को रीजनिंग्स दे रही थी कि नहीं भाई, थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम, बट दे वर अबाउट टू गेट वर्स. तो मैंने यूँ सोचा कि अगर मैं इसको अभी कॉल करके कुछ भी पूछूंगी तो ये मुझे रूड रिप्लाई देगा. सो वॉट आई विल डू इज़ कि मैं इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी खोलती हूँ और मैं देख लेती हूँ, उससे मुझे थोड़े बहुत उसके अपडेट्स मिल जाएंगे. तो जैसे ही मैंने उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरी खोली, मैं क्या देखती हूँ कि वो एक क्लब में है, गाने ज़ोरदार बज रहे हैं, एक हाथ में उसके बियर है और एक हाथ में सिगरेट है, और उसके आसपास खूब सारे लड़के लड़कियाँ नाच रहे हैं. और जैसे मैंने ये देखा, माई हार्ट सैंक इन दैट मोमेंट, बिकॉज जब हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी ना, तब मैंने उससे पूछा था कि डू यू ड्रिंक.
डू यू स्मोक? उसने मुझे कहा नहीं, क्योंकि तब उसको आदर्श आदमी बनना था और उसको पता था कि भाई अगर वो मुझे बताएगा कि वो ड्रिंक करता है या स्मोक करता है तो मैं उसको डेट नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट लाइक सच मैन। ओके, ये मेरी प्रेफरेंस है। सो जैसे ही मैंने उसकी ये स्टोरी देखी ना, मुझे समझ आ गया कि ये जब जब टिम्बकटू जाता था ये यही करता होगा, लेकिन ये मुझसे जो स्टोरी है ना वो हाइड कर देता होगा, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि भाई ये वहाँ जाके क्या कर रहा है। और इसने मुझे शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैं टिम्बकटू कैफ़े की फ्रेंचाइज लेने जाता हूँ, दिस एंड दैट, ऐसे करके उसने मुझे पहले ही झूठ बोल दिया था। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर उसको स्टोरी छुपानी थी पहले तो अभी भी छुपा देता, अभी क्यों दिखाई? तो वो अब ना सब मुझे दिखा के करना चाहता था कि भाई देख, मैं गलत हूँ, मैं गलत चीज़ें करता हूँ, पर मुझे पता है कि तू मुझसे इतनी इमोशनली अटैच हो चुकी है कि तू फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। मतलब उसको उस चीज़ से सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा था कि आई विल डू एनीथिंग दैट आई वांट टू डू एंड शी विल स्टिल स्टे। सो उसने जानबूझ के गलत हरकतें करना शुरू कर दिया था, वो भी मुझे दिखा दिखा के। सो गाइज माइंड यू, ये सारी संडे की ही बात है, जब मैं गई थी और ये सब चीज़ें हुई ना, तो वो पूरा संडे निकल गया। उसके बाद मंडे की शाम को आई थिंक ये वापस मेरे सिटी आया और उसने मुझे गुड इवनिंग भेजा, लाइक गुड ईव, GUDEVE, विदाउट एनी इमोजी, विदाउट एनीथिंग। एंड आई वॉज लाइक, पहले तो बड़े इमोजीज के साथ सारी चीज़ें आती थी, अच्छा सा पैराग्राफ लिखा आता था, कुछ ना कुछ अच्छा लिखा आता था, आज बिल्कुल बस गुड ईव। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो मैंने भी सेम उसके जैसे ही गुड ईव लिख के भेज दिया। तो अब वो उस चीज़ पे ट्रिगर हो गया कि तू क्यों ऐसे लिख रहे, तू क्यों ऐसे लिख रहे हैं। आई एम लाइक, तो तू क्यों ऐसे लिख रहा है? तो ऐसे करके उसने मुझे ऐसा मैन्युपुलेट किया, भाई आई एंडेड अप सेइंग सॉरी टू हिम। अब आई नो कि मेरे 19 ईयर ओल्ड वर्जन को लोग बैठे बैठे जज करेंगे कमेंट सेक्शन में, बट जिसके साथ होता है उसको ही ये सब समझ आता है कि भाई हाँ, ऐसे मैन्युपुलेटिंग लोग भी होते हैं कि गलती वो करते हैं और आप उनको कुछ बोलो इससे पहले वो किसी और चीज़ पे लड़ने लगेंगे ताकि वो जो बात थी वो डिफ्यूज़ हो जाए। तो बेसिकली वो ये नहीं चाहता था कि मैं वो उसकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाली चीज़ उठाऊं। बट ना मैंने भी वो बात को छोड़ा नहीं, मैंने उस दिन तो वो बात नहीं उठाई मंडे वाले दिन, बट मैंने अगले दिन वो बात उठाई और मैंने उससे पूछा कि तू ऐसे ऐसे क्लब गया था और तू स्मोकिंग कर रहा था, ड्रिंकिंग कर रहा था, तू तो बोल रहा था कि तू नहीं करता, ऐसा वैसा करके मैंने थोड़े फर्म टोन में उससे पूछा। तो ही इज़ लाइक कि यार ठीक है ना, मैं कभी कभी कर लेता हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ तेरी तरह ऐसा वैसा ओवर रिएक्ट करती रहती है, यू आर बीइंग वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब अब उसने क्या करा था, अब वो मेरी उस चीज़ पे खेलने लगा था कि मतलब तू बच्ची है, तू इमेच्योर है, यू आर बीइंग डिफिकल्ट, वो हर चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा था। और भाई तू कह रहा है कि तू कभी कभी करता है स्मोकिंग ड्रिंकिंग, मैं कैसे मान लूँ? मैं 24 घंटे तो नहीं रहती ना तेरे साथ। सो आई वॉज फीलिंग वेरी बिट्रेड, लेकिन ना मैं उसको कुछ बोल नहीं पा रही थी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी वो मुझसे लड़े, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऐसा हो गया था कि वो लड़ने के बस मौके ढूंढता है। एंड लड़ता भी ऐसे था कि बहुत ज़्यादा रूडली लड़ता था और मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील होता था। मतलब एक होता है ना, आप नॉर्मल एक आर्ग्यूमेंट करते हो, डिसएग्रीमेंट दिखाते हो अपना, वो वैसे नहीं लड़ता था, वो बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात करनी शुरू कर देता था। तो मेरा यही हो गया था कि भाई अगर किसी भी टॉपिक पे लड़ाई होती थी ना तो मैं हार मान लेती थी, मैं सोचती थी छोड़ो मुझे इससे नहीं लड़ना, बिकॉज गाइज आई वॉज सो हैप्पी विथ हिम इतने टाइम तक कि आई वॉज मिसिंग बीइंग हैप्पी विथ हिम। ओके, ही वॉज लाइक माई फ्रेंड ऑल अलॉन्ग, मतलब वो इतना अच्छा उसने मेरे साथ बॉन्डिंग कर ली थी एंड आई मिस्ड दैट वर्जन ऑफ हिम, आई मिस्ड माई फ्रेंड। सो वो चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड उसके साथ ये था कि उसको बहुत मज़ा आने लगा था मुझे तड़पाने में, बट मेरा यही होता था कि मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना, बस कुछ भी हो जाए मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि जब वो गुस्सा होता है मेरा भी मन ख़राब हो जाता है और ये मैं नहीं चाहती। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि है ना, एक दिन मैं बैंक गई काम से, उसके आरव के बैंक गई, और हमेशा जब मैं उसके बैंक जाती थी ना तो मैं उसको इन्फॉर्म करके जाती थी, बट इस बार मैं इन्फॉर्म करके नहीं गई क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तो मैं जैसे ही गई मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आरव ने आज ना कुछ आईडी टाइप का पहन रखा है अपने गले में, और उस पर मैंने उसकी एज देखी एंड इट वॉज 29 ईयर्स। और उसने मुझे रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में अपनी एज बताई थी 25 ईयर्स। आई वॉज लाइक, इसने मुझे एज गलत बता रखी है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसी टाइम, उसका कॉलीग भी था वहाँ पे एक, मैंने उसी टाइम उससे पूछा कि तेरी एज कितनी है? 29। तो कहता हाँ। तो मैंने कहा तूने तो मुझे 25 बताई थी। तो कहता मजाक कर रहा हूँगा, तूने सीरियसली ले ली मेरी बात? और फिर वो और उसका कॉलीग दोनों साथ में हंसने लगे
और ऐसा लग रहा था कि उसके कॉलीग को भी पता है इसकी करामातें हैं। तो दोनों ऐसे हंस रहे थे, मतलब दे मेड मी फील सो डम्ब एंड आई वाज सो एम्बेरस्ड कि उसने मुझे एज गलत बताई है और मैंने मान लिया है। क्योंकि भाई मैं ये थोड़ी सोचूंगी कि कोई मुझे एज ही अपनी गलत बता रहा है। पार्ट 1 में काफ़ी सारे लोग मुझे जज भी कर रहे थे कि शी डेटेड अ मैन सो मच ओल्डर देन हर सेल्फ, ये उसकी गलती है ऐसा वैसा। बट ब्रो मुझे लगा वो 25 का है एंड आई वॉज 19, तो आई वॉज लाइक चलो इतना तो चलता है भाई। आई डिडंट नो कि ही इज़ ऑलमोस्ट 30। सो जब ये एज वाली चीज़ भी हुई ना, आई वॉज सो अपसेट फॉर लाइक 2 days, बट मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी। मतलब मैं अकेले में रो लूँगी, परेशान हो जाऊँगी, कुछ भी हो जाऊँगी, बट मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी बिकॉज आई फियर्ड लूजिंग हिम सो मच। उसके बाद मैं वो चीज़ भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। मैं सोचती थी चलो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। मैं उसके लिए खाना बनाती रहती थी, उसके टिफ़िन के लिए खाना बनाती रहती थी। उसका बर्थडे आया तो मैंने उसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया। मैं तब पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो मेरे से जितना हो पाया मैंने उसके लिए किया। आई ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, मतलब मैंने क्यूट सी गिफ्ट बास्केट बनाई थी जिसमें उसके लिए मैंने टी शर्ट, शर्ट, परफ्यूम, वो सारी चीज़ें, सन ग्लासेस, सब कुछ डाला था। एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मैं एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी ना उसको नींद नहीं आ रही होती थी तो वो मुझे बोलता था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वो ना फ़ोन स्पीकर पे डाल देता था एंड आई यूज़ टू सिंग सॉन्ग्स फॉर हिम कि वो सो जाए। फिर जब वो सो जाता था फिर मैं फ़ोन काटती थी और फिर मैं सोती थी। मतलब ऐसा था कि आई जेन्युइनली थॉट कि इफ़ आई लव हिम रियली हार्ड ही वुड स्टे विथ मी। बट हनी, you cannot make someone love you by giving them more of what they don't already appreciate। ठीक है, उसको मेरे प्यार से कोई मतलब ही नहीं था और मैं उसे फिर भी दिए जा रही थी, तो उसे कदर ही नहीं हो रही थी उसकी। ऑल्सो गाइज इन द बिगनिंग ऑफ द रिलेशनशिप ना मैंने उससे पूछा था कि तुझे मुझ में क्या अच्छा लगा था। हम पूछते हैं ना अपने बंदे से हमेशा ऐसे, तो मैंने पूछा था उससे, तो ही टोल्ड मी कि मुझे तेरा ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा था एंड आई लव हाउ यू डू योर मेकअप एंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे जहन में थी और मैंने अब ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ही इज़ ट्राइंग टू चेंज मी। वो मुझे बहुत ज़्यादा टोकता था कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, लिपस्टिक नहीं लगाना, मेकअप नहीं लगाना। एंड आई वॉज लाइक कि दिस इज़ वॉट यू फेल इन लव विथ एंड नाउ यू वॉन्ट टू चेंज मी। सो गर्ल्स लेट मी जस्ट टेल यू कि जो लड़का आपसे प्यार करता है ना, ही वुड ऑलवेज वॉन्ट यू टू लुक गुड, ही वुड ऑलवेज एम्पावर यू टू लुक एंड फील योर बेस्ट। जो भी लड़का आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि ये मत पहनो, मेकअप मत पहनो, ये मत करो, दे आर इनसिक्योर। और अपनी इनसिक्योरिटी को दबाने के लिए वो आपको नीचे लेके आ रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपना बेस्ट ड्रेस करोगे ना तो कहीं ना कहीं वो आपसे कम लगेंगे। सो कपड़ों के साथ साथ में उसने ना मुझे बॉडी शेम करना भी शुरू कर दिया था। आई वॉज कर्वी, आई एम लाइक चबी, मेरा फेस चबी है। तो पहले उसे वही चीज़ अच्छी लगती थी मेरे बारे में कि मैं चबी हूँ, बट देन वो मेरे सामने क्या करने लगा पता है, कि जो लीन लड़कियाँ होती थी ना, पतली लड़कियाँ, मतलब जिनकी बॉडी अमेजिंग है, उनकी मेरे सामने तारीफ़ करने लगता था कि देख वो जा रही है, वो कितनी सुंदर है ना, वो कितनी पतली है, तुझे भी वेट लूज़ करना चाहिए। ही मेड मी इनसिक्योर अबाउट माई वेट, जो कि मैं कभी नहीं थी। मैं कभी नहीं रही हूँ अपने वेट के बारे में इनसिक्योर। मेरा ना वेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, कभी मैं एकदम पतली लगती हूँ, कभी मैं चबी लगती हूँ, कभी मैं मोटी लगती हूँ। तो मैं हर वेट पे कंफर्टेबल रहती हूँ अपने एंड कॉन्फिडेंट रहती हूँ। बट उसने जब ऐसा बोला, ओ माई गॉड, इट मेड मी इनसिक्योर, आई डोंट नो वाई। तो आई स्टॉप्ड ईटिंग प्रॉपरली। मुझे ऐसा लगा कि ओके, ही लाइक्स लीन गर्ल्स एंड ये चाहता है कि मैं वेट लूज़ करूँ, तो मैं वेट लूज़ करूँगी। एक चीज़ और उसने करनी शुरू कर दी थी, वो ये थी कि उसने मुझे अपने दोस्तों से अलग करना शुरू कर दिया था, स्पेशली मेरे मेल फ्रेंड्स से। लड़कियों के साथ तो फिर भी मैं थोड़ी घुलना मिलना कर लेती थी, बट लड़कों से तो वो मुझे बिल्कुल बात करने ही नहीं देता था। और लड़कियों का भी उसने मुझे ऐसे मेरे दिमाग में डाल दिया था कि तू ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में ना किसी से कुछ ज़्यादा बात मत करना। पता है क्यों? क्योंकि वो ना तेरे कान भरेंगे, तुझे उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे और फिर ना तू मुझसे लड़ाई करेगी और हमारे रिलेशनशिप खराब होगी। तो तू किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ मत बताना। तो मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब बात तो सही कह रहा है, क्योंकि लोग कोशिश तो करते हैं रिलेशनशिप तोड़वाने की, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी हमारी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि उसको पता था कि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स से शेयर करूंगी कि ये मुझे ऐसा ट्रीटमेंट देता है तो वो ज़रूर मेरा ब्रेकअप इससे करवा देंगी। इस चक्कर में उसने मुझे ऐसे चढ़ा रखा था, मेरे को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा था कि मैं किसी से कुछ शेयर ही ना करूं।
मैं किसी से कुछ शेयर ही नहीं करूँगी तो कोई मुझे समझाएगा ही नहीं और मैं ब्रेकअप नहीं करूँगी। और इस वजह से क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गई थी। ये मुझे इतना परेशान करता था, मुझसे इतना लड़ता था, मैं अकेले अकेले रोती रहती थी, मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सब कुछ मेरे अंदर चल रहा होता था। और पता है, मेरा सीए का कोचिंग उस टाइम पे चलता था, तो सुबह 7 बजे से लेके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक चलता था। कभी कभी 9 भी बज जाती थी। इतने घंटे पढ़ाई करो, बीच बीच में इससे बातें करो, इसको अटेंशन दो, फिर घर आओ, फिर ये किसी चीज़ पे लड़ेगा, इससे भेजामारी करो, रो, सो जाओ। ये मेरा रूटीन था। आई रिमेंबर एक बार मैं अपनी सीए की कोचिंग से घर पे आई एंड ये किसी चीज़ पे ऑलरेडी मेरे से लड़ ही रहा था, ठीक है। तो मैं घर पे आई हूँ, मैंने हाथ भी नहीं धोए, पता है। आई एम सच अ हाइजीन फ्रीक। मैं सारे दिन की कोचिंग पे हूँ, मैंने आके हाथ तक नहीं धोए। गंदे हाथों से मैंने डिनर खाया है कि मैं जल्दी बस डिनर खा लेती हूँ और फिर मैं इससे फ़ोन पे बात करूँगी और इसको मनाऊँगी। इमेजिन मैं किस स्टेट में होंगी, आप सोचो कि मेरे को किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं थी, खाने पीने की सुध-बुध नहीं थी। और इससे ना ब्रेकअप करने से ज़्यादा दुखदाई ना मेरे लिए इसके साथ रहना हो गया था। लेकिन फिर भी मैं इसके प्यार में इतनी बावरी थी कि मैं ये रिलेशनशिप बचाना चाहती थी एट एनी कॉस्ट। उसके बाद गाइज उसने क्या करना शुरू किया कि उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। इमेजिन, जो लड़का मेरे से मिलने के लिए तड़पता था, तरसता था, उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ चैट पे बात करता था मुझसे, कॉल भी बहुत कम आते थे मुझे उसके, और चैट पे भी वो मोस्टली लड़ता रहता था मुझसे। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था। एक बार ना 4 हफ्ते हो गए थे, मतलब 1 महीने जितना हो गया था, और वो मुझसे मिला ही नहीं था। एंड आई वॉज लाइक कि भाई 4 हफ्ते हो गए हैं, हम एक ही शहर में रह के मिले भी नहीं हैं। तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि यार मिल ले, कितना टाइम हो गया। आई वॉज रियली मिसिंग हिम, ठीक है, आई वॉन्टेड टू सी हिम, बट वो मिल ही नहीं रहा था। हाँ मिलूंगा मिलूंगा करके प्लान बना के कैंसिल कर देता था। ऐसा उसने 2-3 बार ही मेरे साथ किया और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मतलब मैं लिटरली उससे भीख मांगती रहती थी कि यार प्लीज़ मिल ले, प्लीज़ मिल ले। वो नहीं आता था भाई। फिर एक बार मैंने उससे बहुत ज़्यादा जिद करी थी सुबह कि मिल मिल यार, आज तो संडे, प्लीज़ मिल मिल। तो कहता, अकीरा मेरे घर पे ना पेंटिंग चल रही है और मेरा ना घर बार है, मेरे पास ना सिर्फ यही काम नहीं है कि मैं तुझसे आके मिलता रहूं। आई वॉज सो हर्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। अगर इसको नहीं पसंद हूं मैं तो ये ब्रेकअप ही कर ले, लेकिन ये ब्रेकअप भी नहीं करता था। फिर एक बारी शाम को भी मुझे ऐसा हुआ कि मैं जिद करने लगी उससे मिलने की। मैंने कहा तू मुझसे मिल, तू मुझसे मिल, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। कहता क्या है यार, तुझे कुछ खाने पीने का चाहिए तो मैं दे जाता हूँ। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कुछ खाने पीने का चाहिए? भाई मैं खाना पीना खुद भी जाके खा सकती हूँ, मुझे तू चाहिए ब्रो, तू मिल मुझसे। तो ही इज़ लाइक कि अकीरा देख अभी ना मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम है? तो कहता कि मेरा एक फ्रेंड है ना, वो जेल में है और हम उससे मिलने आए हैं, तो अभी मैं नहीं मिल सकता तुझसे, ठप ऐसे करके उसने फ़ोन काट दिया। अब मैंने कहा इसका फ्रेंड कौन सा जेल में है? मतलब मुझे सोचना चाहिए था ना उस टाइम पे कि इसका फ्रेंड जेल में कौन है और क्यों है, बट मैंने उस चीज़ पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस उस चीज़ को ले रोती रही कि भाई ये मुझसे मिल नहीं रहा, मुझसे मिल नहीं रहा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, ये वैसे तो मिलता नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि मेरे को ना मेरे एटीएम का पिन चेंज करना है, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तू आके मेरा करवा दे। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे हेल्प मांगूंगी तो मे बी वो आ जाए, है ना, मेरी हेल्प करने के लिए। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला कि भाई मेरा पिन चेंज करवाने आ जा। तो कहता है कि मुझसे मिलने के लिए नाटक करी है ना तू ये सब। अरे भाई मुझे नाटक करने ही क्यों पड़ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, पहली बात तो। और फिर मुझे ऐसे कॉल आउट भी कर रहा है। तो कहता मुझे नहीं आना, तुझे करना हो चेंज तो कर ले पिन, मैं नहीं आऊँगा। उस दिन भी उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना। उसके बाद इस बात को भी काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि अब तो थोड़े दिन हो गए हैं, अब मैं वापस कोशिश कर सकती हूँ अगर वो मुझसे मिल ले तो तो मैंने बहुत प्यारी सी ना वेजिटेबल मैगी बनाई उसके लिए। एंड आई वाज लाइक कि मैं उसको बोलूँगी कि आज तू टिफ़िन लेके जाना मेरे से। तो मैंने सोचा एटलीस्ट इसलिए वो मिलने आ जाए मुझसे, है ना, टिफ़िन लेने के बहाने। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि मैंने तेरे लिए कुक किया है, तू टिफ़िन लेके जाना आज मुझसे। कहता क्या बनाया तूने? मैंने कहा मैंने मैगी बनाई है। कहता नहीं नहीं मुझे मैगी खाने का मन नहीं है, मैं नहीं आ रहा। आ ही नहीं रहा था भाई बंदा मुझसे मिलने, आ ही नहीं रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वाह ठीक है, ऐसे ही जीना पड़ेगा शायद मुझे इस रिलेशनशिप में, वो नहीं मिलने वाला मुझसे। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, जब ये खुद बोलेगा कि मुझे मिलना है तो मे बी तभी मिल लेंगे, तब तक जैसे चल रहा है मैं चलने देती हूँ। तो उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि मैं मेरे भाई को स्कूल से लेने गई थी और वहाँ पे एक लड़का आया एंड वो मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा था, गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहा था, बेसिकली मुझे छेड़ रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको बताया।
आरव को घर आके कि ऐसे कोई लड़का मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि ये वन टाइम थिंग होगी, तो वो मुझे कहता है कि अच्छा अब करे तो मुझे बताना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वापस थोड़े दिन बाद जब मेरे भाई को लेने गई, वापस उस लड़के ने वही हरकत की। तो मैंने इसको कॉल करा, वहीं से कॉल किया मैंने, ठीक है, मेरे भाई के स्कूल से ही फ़ोन करा कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ है लड़का और अभी भी मुझे ये छेड़ ही रहा है, तो क्या करना है। तो कहता एक काम कर, इग्नोर कर। बताओ, मुझे इग्नोर ही करना होता तो मैं खुद ही कर लेती, तो फिर मैं तुझे क्यों फ़ोन कर रही हूँ। और तब तो तू बड़ा बोल रहा था कि मुझे बताना अब करे, तो अब मैं बोल रही हूँ तो अब कुछ नहीं करना तुझे। तो इस पॉइंट पे आई गॉट अ लिटिल डिस्गस्टेड विथ हिम कि मतलब यू कांट इवन प्रोटेक्ट मी। अब लड़के आ जाएंगे इसमें भी बोलने के, तुम मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो, तुम करो ना। भाई मैं कर लूँगी, ठीक है, मुझे करना होगा तो मैं कर लूँगी, बट उस मोमेंट पे मैं डिस्गस्टेड थी कि वो कुछ नहीं कर रहा। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डू एक्सपेक्ट माई मैन टू मेक मी फील सेफ, ओके। अब क्या हुआ कि अभी तक मैं बस कंफ्यूज थी कि ये आदमी ऐसे मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रहा है, इतना क्यों बदल गया है। बट आफ्टर अ पॉइंट ऐसा हो गया था कि आई हैड स्टार्टेड टू ब्लेम माई सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ शायद, या मैं इतनी बुरी हूँ, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं इमेच्योर हूँ, शायद मैं उसको इरिटेट करती हूँ। यू नो, आई वॉज ब्लेमिंग माई सेल्फ अ लॉट फॉर एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग। एंड बेसिकली दिस टेंडेंसी ऑफ you blaming yourself is your inner child gripping onto the false sense of hope and control that maybe if you are the problem you can fix it। और मेरा ना ऐसे सोचने में आरव का भी हाथ था, बिकॉज ना उसने मुझे गैसलाइट करना और मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। वो मुझे ऐसे फील करवा रहा था कि मैं ही बच्ची हूँ, मैं उसको स्पेस नहीं देती, मैं उसको समझती नहीं हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करती हूँ, मैं ज़िद करती हूँ। उस तरीके से उसने चीज़ों को मेरे सामने रखना शुरू कर दिया था कि मैं गलत लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था आई एम द बैड गाय। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या किया इसने। एक बारी ना मैं बाज़ार गई थी और मेरे घर पे ना कुछ था काम, मतलब कुछ काम चल रहा था, उस वजह से ना मैं सामान बहुत सारा लेने बार बार बाज़ार जा रही थी। तो सुबह की मैं निकली हुई थी, मैं शाम तक इधर उधर ही हो रही थी। तो जब आप इतना ज़्यादा इधर उधर होते हो ना बाहर, तो आपके फेस पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट ऐसा लग जाता है। और उसके बीच में ना मैं खाना खाने घर आई थी, ना मैं पानी पीने घर आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डल लग रही थी। तो मैं जा रही थी मार्केट में अपने एक्टिवा पे, पीछे से आरव आता है और उसने मुझे देखा, ठीक है। उसने मुझे देखा और पता नहीं कुछ तो हाय वाय बोल के वो निकल गया वहाँ से, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उसका सामने से मुझे कॉल आता है एंड आई एम लाइक वाओ, ही इज़ कॉलिंग मी सामने से, आज क्या हो गया, सूरज कहाँ से होगा, यू नो। फिर उसने मुझे कॉल किया और पता है मुझे क्या बोला, कहता है इतनी गंदी क्यों लग रही है आज तू, इतनी काली कैसे लग रही है तू, मतलब क्या हो गया तुझे, कहाँ चला गया तेरा रूप रंग निखार सब कुछ। एकदम ऐसे आंटियों जैसी बात की उसने, ठीक है। और उसने मुझे अब मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेके भी इनसिक्योर करना शुरू कर दिया था। वो लिटरली उस इंसिडेंट के बाद से मुझे क्या बोलता था पता है, कालू। और मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, मेरा कॉम्प्लेक्शन डल होने लगा है क्या, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही, ओ माय गॉड मैं प्रिटी नहीं लग रही। मतलब उसने उस चीज़ की मेरे अंदर इनसिक्योरिटी डाल दी। सो आपको समझ आ रहा है मतलब चीज़ें कैसे उसने की हैं। मतलब हर तरीके से उसने मुझे ये दिखा दिया था कि भाई ना तो तू दिखने में सुंदर है, ना तेरी बॉडी अच्छी है, और तू तो है ही इमेच्योर, बेवकूफ़, ज़िद्दी, ये सब तो तू है ही। मतलब बेसिकली वो मुझे यही बताना चाह रहा था कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है और मैं उसको डिजर्व ही नहीं करती, ये वो मेरे दिमाग में डालना चाह रहा था। और वो मेरे दिमाग में आ भी रहा था कि ओ माय गॉड, ओके मे बी ही इज़ टू गुड फॉर मी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरी ना कोचिंग थी, बैक टू बैक, मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं था, ठीक है, उसके बीच में। तो सुबह जब मैं निकली 7 बजे और घर आई मैं 8:30-9 बजे, मैं उसके बीच उसको मैसेज ही नहीं कर पाई, एक भी मैसेज नहीं कर पाई, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ नहीं बात कर पाई मैं उससे, इतनी मैं उस दिन बिजी थी, ठीक है। और मैं घर आई ना, मेरा सर ऐसे पूरा ढप 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 हो रहा था, इतना दुख रहा था क्योंकि मैं इतनी थक गई थी उस दिन, आई स्वेयर। फिर मैं जैसे ही घर आई थकी हारी, मुझे खाना खाना था, ठीक है, मेरी मम्मी मेरा खाना निकाल ही रही थी, इतने में इसका फ़ोन आता है। और इसका फ़ोन आया तो मुझे लगा चलो कुछ बात करनी होगी, कोई अच्छी बात करेगा मे बी। भाई इसने लड़ना ही शुरू कर दिया मुझसे, कहता सुबह से अभी तक तुझे टाइम नहीं मिला मुझे कॉल करने का, कहाँ की महारानी हो गई है तू, ये वो। अरे भाई वैसे तो तू मुझे कॉल करता नहीं है, वैसे तो तुझे मुझसे मिलना नहीं होता, आज मैंने सामने से मैसेज नहीं करा तो तू मुझसे लड़ने बैठ गया है।
फिर वो मुझसे इतना लड़ा, इतना लड़ा, इतना लड़ा, उसको यही लगा कि भाई मैं नहीं कॉल करता वो तो ठीक है, इसकी कैसे हिम्मत हो गई बिना मुझे मैसेज कॉल करे पूरा दिन निकालने की, तो वो वैसे करके मुझसे लड़ने लगा और वो इतना लड़ा, उसने मेरा इतना मूड खराब कर दिया, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं बस रो रो के सो गई। मतलब मैं ऐसी हो गई थी भाई इस टाइम पे, मैं पतली हो गई, मेरा 6 किलो वज़न घट गया था, मुझे डार्क सर्कल आ गए थे और मेरी शक्ल पे कोई नूर ही नहीं था। मतलब जब मैं उसको मिली थी ना, मैं एक खिला हुआ फूल थी और जैसे ही एंड आ रहा था ना इस रिलेशनशिप का, मैं एकदम जला हुआ फूल बन चुकी थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड एंड यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, क्या होता है, एक बारी वो मुझसे लड़ रहा था रात को, किसी तो बात पे लड़ रहा था, है ना, ये तो हमारा क्योंकि रोज का हो गया था, एंड ही वॉज ड्रंक एट दैट टाइम, तो भी लड़े जा रहा था मुझसे और मैं सुन रही थी उसकी बात और मैं उसको बोल रही हूँ कि यार तू कितना मुझे तड़पाता है, तू मुझसे मिलता नहीं है, मैं तुझे इतना बोलती हूँ फिर भी तू मुझे नहीं मिलता, तेरे को क्या हो गया, ऐसा वैसा कहता, तूने भी तो तड़पाया था मुझे 3 महीने के लिए हाँ बोलने से पहले, 2-3 महीने लिए थे ना तूने मुझे हाँ बोलने में, बड़ी पॉपुलर थी ना तू इंस्टाग्राम पे, बड़े लोग पीछे पड़ते थे तेरे, तेरी ना औकात दिखाऊंगा तुझे मैं। भाई ही लिटरली सेड दैट टू मी, आई वॉज सो शॉक्ड व्हेन ही सेड दैट। मतलब कि तेरी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, फिर भी मैंने तुझे पटा लिया, तेरी औकात दिखा रहा हूँ तुझे मैं, तूने मुझे वेट करवाया हाँ बोलने से पहले, तो अब मैं भी तुझे तड़पा रहा हूँ, तुझे मिल नहीं रहा मैं। मतलब दिस ऑल साउंडेड लाइक सच अ कोमोलिका लेवल षड्यंत्र टू मी उस टाइम पे, एंड आई वॉज सो ब्रोकन। इसीलिए मैंने पार्ट 1 में बाय द वे आपको वो डिटेल भी बताई थी कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर थी, कुछ लोगों को लगा कि मैं ब्रैग कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए मेरे पीछे सब लोग पड़े रहते थे। भाई नॉट एवरीथिंग इज अबाउट लुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हो तो तुम्हें लगता है सब लुक्स के बारे में है। मैं उस सेंस में ये चीज़ बोली थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाती थी, आई यूज़ टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, तो बहुत सारे लड़के मुझे जानते थे और अगर मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग मुझे अप्रोच करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़की घर पे ही रहती है, बाहर ही नहीं निकलती, तो उसको ज़्यादा लोग अप्रोच नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। और पता है आरव एक और चीज़ करता था कि मैं जैसे रेडी हुई या कुछ हुई, मैंने उसको फ़ोटो भेजा कि देखो मैं ऐसे रेडी हुई हूँ, तो वो मेरी तारीफ़ नहीं करता था। तो मैंने उसको बोला कि तू मेरी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहा, तो कहता है इतने लोग तो कर देते इंस्टाग्राम पे, मेरी तारीफ़ की तुझे क्या ज़रूरत है। समझ रहे हो आप पॉइंट। उसने मुझे क्यों फंसाया, क्यों फंसाया, मैं हमेशा सोचती रहती थी कि इसने मुझे ही क्यों चुना। मुझे उसने इसलिए चुना बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई यूज टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, आई वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो उसका यही था कि आई विल पिक द मोस्ट कॉन्फिडेंट गर्ल, ताकि जब मैं इसको पटाऊँ ना तो मेरी हर जगह वाहवाही हो कि मैंने इसको पटा लिया। क्योंकि इससे पहले आई डिड नॉट डेट एनीवन, तो वो चीज़ भी पता थी सबको कि हाँ भाई अभी तक इसका कोई बॉयफ्रेंड रहा नहीं है। तो ही डेस्परेटली वॉन्टेड टू बी माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड। उसको वो लोगों में बताना था कि देखो उसने पहला लड़का चुना और वो मैं हूँ। और फिर वो मुझे अब्यूज करने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो करने लगा, ताकि मैं वो लड़की रहूँ ही ना जिसको उसने चुना था। बेसिकली मतलब जो मैं थी रिलेशनशिप के पहले, वो नहीं चाहता था कि मैं रहूँ वैसी। ओके, वो मेरी जो लाइट थी उसको डिम करना चाहता था, मेरे कॉन्फिडेंस को लो करना चाहता था, मेरे को ये फील करवाना चाहता था कि वो ज़्यादा बेटर है मुझसे। मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो उसके चरणों की धूल हूँ। और ये चीज़ होती है, नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो मोस्ट कॉन्फिडेंट इंसान को चुनते हैं। ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, वो उस इंसान को चुनते हैं और उसकी बैंड बजाते हैं। आई फील लाइक जो विजर्ड लिज वाला ड्रामा हुआ था, जो चीटिंग और वो सब चीज़ें हुई, आई थिंक उसमें वही चीज़ हुई है। लैंडन डज सीम लाइक अ नार्सिसिस्ट एंड उसने यही किया, ही चोज द मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट प्रिटी वुमन ऑन द इंटरनेट, ही लव बॉम्ब्ड हर। उसने उसको बिलीव करवाया कि भाई ही इज़ द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। जब वो बेचारी उसके प्यार में पड़ गई, he impregnated her without marrying her and then he cheated on her. And then he had no guilt in his eyes for what he did. So what I'm trying to tell you is that he took my spark away. He literally took my spark away guys. मेरा ईगो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ रह ही नहीं गया था उसके सामने। उसके बाद क्या हुआ गाइज, एक और इंसिडेंट हुआ। जब मैंने कोचिंग चेंज की मेरी, तो जब मैंने मेरी कोचिंग चेंज की ना, वहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे जो सर थे कोचिंग वाले, जो हमें पढ़ाया करते थे, उनको पीटने गुंडे आ गए थे। ओके, और ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है जो मैं आपको कभी सुनाऊंगी। मैंने ना इस इंसिडेंट का जिक्र आई थिंक ये वाले स्टोरी टाइम में भी किया था।
सो हाँ, ये स्टोरी तो मैं फिर कभी सुनाऊंगी, बट जब वो इंसिडेंट हुआ ना, जब गुंडे वगैरह आ गए थे हमारे कोचिंग पे, आई गॉट रियली स्कैर्ड, ओके, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम 5 लड़कियाँ थी और वो बहुत ही ट्रोमेटिक इंसिडेंट था मेरे लिए। तो जब ये सब ओवर हो गया, मैं घर भी नहीं पहुंची थी, तब मैं वहीं थी और मैंने वहीं से कॉल किया आरव को कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, तू आ सकता है क्या, जस्ट टू लाइक कम्फर्ट मी और समथिंग। तो कहता है क्या हो गया। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गुंडे आ गए थे। तो कहता है तो तुम्हें पीटने थोड़ी आए थे, तू क्यों इतना डर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप घर जा। और वो नहीं आया भाई, वो नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि नो, बट आई नीड समवन राइट नाउ, यू नो। तो मेरा एक मुंह बोला भाई हुआ करता था, हितेश, एंड मैंने उसको कॉल किया और वो बंदा 5 सेकंड में वहाँ पे आ गया है, ठीक है। ही वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, इतना कुछ हो गया है वहाँ पे। तो ही इमीजिएटली केम एंड ही कम्फर्टेड मी, और इनफैक्ट वो ही मुझे घर छोड़ने आया। तो फिर जब मैं घर आई, आरव का मुझे कॉल आया। ही इज़ लाइक आ गई घर। मैंने कहा हाँ। तो ही इज़ लाइक कि अच्छा, बुलाया था किसी को तूने वहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ। तो कहता किसको। तो मैंने कहा कि हितेश को। तो कहता उसे बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इतना तुझे अटेंशन चाहिए होता है, जब मैंने मना कर दिया तो तुझे किसी और को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। एग्जैक्टली तूने क्यों मना किया, पहली बात तो आई नीडेड समवन एट दैट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस इंसिडेंट से, इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं फिर वो कोचिंग गई ही नहीं, ठीक है, मैं गई नहीं उसके बाद, इतना डर गई थी। पर उस ऐसे क्रूशियल टाइम पे भी उसने मुझे अबैंडन कर दिया, तो वो मेरे मन में रह गई थी बात कि ये आदमी तो कभी भी मतलब आता ही नहीं है भाई मदद करने, मैं मर भी रही होंगी तो ये नहीं आएगा। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं ना रोड पे थी, किसी काम से गई थी, और एक सुनसान रोड पे ना मेरा गाड़ी का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। तो मैंने इसको कॉल किया आरव को कि मेरा ऐसे ऐसे पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो कहता मारो धक्का गाड़ी को। भाई ये कैसा बॉयफ्रेंड है, ये कैसा बॉयफ्रेंड है भाई, इसके होते हुए मैं गाड़ी को धक्का मारूं, बताओ। मतलब आप देख रहे हो वो अपनी औकात दिखा रहा था भाई, बेसिकली हर मोमेंट पे वो लड़का अपनी औकात दिखा रहा था। जब भी मैं चाह रही थी कि भाई तू एक बार तो कुछ अच्छा कर दे, एक बार, बट नहीं कर रहा था। बट आई वॉज स्टिल नॉट लीविंग हिम बिकॉज आई डोंट नो मैन, काश किसी ने मुझे डंडे ही डंडे मारे होते और इससे ब्रेकअप करवा दिया होता, बट दैट डिडंट हैपन। हाँ गाइज, मैं ये बताना भूल गया आपको कि जब वो गुंडे वुंडे आए थे ना मेरे कोचिंग पे और मैंने उसको फ़ोन किया था और वो नहीं आया था, और फिर मैंने हितेश को बुलाया था, तो उसने मुझसे बात नहीं की थी। फिर काफ़ी 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। ही वॉज लाइक कि मैं नहीं आया तो नहीं आया, पर तूने उसको क्यों बुलाया, किसी और लड़के को क्यों बुलाया, यू नो। तो उसने इस चक्कर में मुझसे 3-4 दिन बात ही नहीं की। मतलब मैं कॉल करती रहती थी भाई उसको, दिन के 50-60 कॉल में उसको करती थी, वो उठाता ही नहीं था, वो उठाता ही नहीं था। उसने ना तब वो कॉलर ट्यून डाली हुई थी, नज़्म नज़्म, वो गाना पूरा बजता रहता था भाई, वो उठाता ही नहीं था फ़ोन। मतलब वो गाना मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक हो गया था कि मैं 2 साल तक ब्रेकअप के बाद वो गाना ही नहीं सुन पा रही थी। वो गाना सुनते ही मेरे को पैनिक अटैक आ रहे थे, ऐसी हालत हो गई थी। और फिर जब मैं उसको बहुत ज़्यादा कॉल करी 3-4 दिन तक, उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। कहता बहुत ज़्यादा परेशान करी, अब तुझे ब्लॉक ही कर रहा हूँ करके ब्लॉक कर दिया उसने मुझे इंस्टाग्राम पे और कॉल पे। एंड आई क्राइड सो मच, आई क्राइड सो मच। मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि मेरा बंदा है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, प्लीज़ कुछ कर कुछ कर। तो वो जो मेरा फ्रेंड था वो बेचारा उसके वहाँ गया, आरव के वहाँ, उसकी बैंक में गया, उसने उसको समझाया कि भाई वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, प्लीज़ आप उसको अनब्लॉक कर लो, उससे बात कर लो। फिर जाके उसने मुझे कॉल पे अनब्लॉक करा, और कॉल करके पता है क्या कहता है कि तू इतना रोई ना, इसीलिए मैं तुझे अनब्लॉक कर रहा हूँ। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट मी क्राइंग फॉर हिम मीन्स आई लव हिम। समझो लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, कि भाई तू रो रही है मतलब तू मुझसे प्यार करती है, मतलब वो चाहता था मैं रोऊं। गाइज, कल मैं जब फिल्म कर रही थी ना, तब मैं इतनी थक गई थी, मुझे फिल्म करते करते रात के 2:30 बज गए थे, और मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, मेरी जॉब भी है। तो रात के 2:30 बजे तो ना मेरी कमर जवाब दे गई थी। तो आई वॉज लाइक कि जितना भी अभी फिल्म हुआ है मैं छोड़ रही हूँ उतना, अब मैं कल फिल्म करूँगी। तो अब मैं आगे का पार्ट आज फिल्म कर रही हूँ, और मैंने ना कल वाला ही ड्रेस, हेयर और मेकअप करने की कोशिश किया ताकि आपको पता ना चले कि मैं अगले दिन फिल्म कर रही हूँ, यू नो। सो अभी तक की आपने कहानी सुनी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रही थी, गैसलाइट हो रही थी, मैनिपुलेट हो रही थी, एंड ही वॉज प्लेइंग विद माई माइंड सो मच दैट आई वॉज
losing the sense of reality. He literally made me question everything about myself. तो बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक ही मेरे लिए चल रहा था रिलेशनशिप, एंड आई एम श्योर अभी भी कुछ लोग होंगे जो ऐसे सोच रहे होंगे कि बहन इतना ही वो तुझे परेशान कर रहा था तो तूने उसको छोड़ क्यों नहीं दिया. एंड इट्स ईजियर सेड देन डन. आई फील लाइक कि टॉक्सिक लड़कों को छोड़ना उतना आसान नहीं होता है, स्पेशली अगर आपने चाइल्डहुड अब्यूज़ और ट्रॉमा झेला हो. Like I'm someone who has gone through a lot of trauma in her childhood, and जो आपके इमोशनल वूंड्स होते हैं, जो ट्रॉमा वूंड्स होते हैं, दे एक्चुअली फ्लेयर अप व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग. तो मेरी फैमिली ने ना मुझे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड और अबैंडन्ड फील करवाया है बचपन से ही. सो जब ये ऐसे ट्रीट करने लगा ना मुझे बुरे तरीके से, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट अबैंडनमेंट वूंड. मतलब वो वूंड जो था मेरा वो ट्रिगर होने लगा था, and I just started feeling like he is my only hope for love, and oh my god, I'll do anything but I cannot let him go. So अभी तक तो मैंने आपको स्टोरी में यही बताया कि वो कैसे मुझे अब्यूज़ कर रहा था, लेकिन अब कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट्स आने वाले हैं. मेरी लाइफ में ना एंट्री होती है एक लड़की की, उसका नाम था अक्षरा. अब अक्षरा ऐसी लड़की थी कि मैं उसको स्कूल से ही जानती थी. मतलब मैं साइंस की थी और वो कॉमर्स की थी, बट हम एग्जैक्ट एज के थे. बट मैंने थोड़ा लेट सीए ज्वाइन किया था, तब तक वो ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट दे चुकी थी. तो क्या था कि क्योंकि वो 1-2 अटेम्प्ट दे चुकी थी ऑलरेडी, उसको काफ़ी कुछ आता था, मुझसे ज़्यादा आता था पढ़ाई के मामले में. और मैं तो पहले ही साइंस वाली थी, तो मुझे वैसे ही कम चीज़ें आती थी. तो अक्षरा जब मेरी लाइफ में आई ना इस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना अक्षरा के साथ उसके घर पे जाके पढ़ाई करने लगती हूँ. क्योंकि क्या हुआ था कि पहले मैं एक कोचिंग जाती थी, ठीक है, फिर मैंने कोचिंग चेंज की और उस चेंज्ड वाली कोचिंग पे ही गुंडे आ गए थे. तो इस पॉइंट पे मैंने वो कोचिंग भी छोड़ दी. तो मैंने ये सोचा कि मैं अक्षरा के घर पे जाके उसके साथ पढ़ने लगती हूँ. वो तो वैसे भी रोज़ पढ़ती ही है, तो वो मुझे भी सिखा दिया करेगी. और ऑलमोस्ट जो है कोर्स ना कंप्लीट मेरा हो ही चुका था. तो आई वॉज लाइक कि मैं अक्षरा के साथ बैठ के अच्छे से रोज़ रिविजन करूँगी, तो हम दोनों के साथ में पढ़ाई हो जाएगी. अब मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि अक्षरा कैसी लड़की थी. अक्षरा ऐसी लड़की थी कि उसके 5th-6th स्टैंडर्ड से ही मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे. मतलब उसके घर वाले भी बेसिकली उससे परेशान ही थे. और 10th स्टैंडर्ड में भी उसने ऐसा किया था अक्षरा ने कि उसने ना किसी लड़के के लिए अपने हाथ की नस काट ली थी. तो शी वॉज इन फेमस इन द स्कूल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स, एंड इस तरीके से मैं उसको जानती थी. और नहीं ये भी चीज़ थी कि स्कूल में उसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को भी साइड कर दिया. मैंने कहा कि छोड़ो यार, हम बड़े हो चुके हैं, वो भी बड़ी हो चुके हैं, हम दोनों समझदार हो चुके हैं, वी आर जस्ट गोना स्टडी टुगेदर, कुछ गलत नहीं होगा. तो मैं उसके वहाँ पे पढ़ने जाने लगी. अब अक्षरा का ना एक बॉयफ्रेंड था, लेट्स कॉल हिम अदनान. ओके, तो जो अदनान था ना वो आरव का बेस्टी था, और मुझे ये बात पता थी. इसीलिए मैंने अक्षरा को मेरे और आरव के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं वैसे भी किसी को ज़्यादा बताती नहीं थी हमारे रिलेशनशिप के बारे में. मैं बस उसके यहाँ जाती थी और हम पढ़ाई करते थे, एंड दैट्स इट. अब एक दिन क्या हुआ, मेरी और आरव की लड़ाई हो गई. और जब भी बंदे बंदी की लड़ाई होती है, हम क्या करते हैं, हम स्टोरीज डालना शुरू कर देते हैं, बैक एंड फोर्थ, है ना. एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टोरीज के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं, इनडायरेक्टली कोट्स वगैरह के थ्रू, राइट. सो वैसा ही कुछ मैं और आरव कर रहे थे, और ये चीज़ अक्षरा ने नोटिस कर ली, बिकॉज अपेरेंटली शी ऑल्सो फॉलोड आरव. तो वो मुझे कहती है मेरे डीएम में आके कि अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो चैट पे लड़ लो ना, स्टोरीज क्यों डाल रहे हो. तो मुझे ये समझ आ गया था कि इसको पता चल गया है कि हम दोनों हैं साथ में. एंड मुझे ऐसा लगा कि क्या पता अदनान को ऑलरेडी पता हो आरव के थ्रू कि मैं आरव की बंदी हूँ. तो मैंने वो चीज़ को ज़्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की. आई ओन्ड इट. आई वॉज लाइक या ही इज़ माई मैन. तो वो कहती हाँ ठीक है. फिर अगले दिन मैं अक्षरा के वहाँ पे गई. अब रोज़ जैसे मैं उसके वहाँ पे जाती थी ना, हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते थे. लेकिन आज जैसे मैं उसके वहाँ पे गई हूँ, शी हैज़ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आरव. मतलब मुझे पूछने लगी कि कैसा है रिलेशनशिप, क्या है क्या नहीं है, कितने टाइम से साथ में हो, ये वो. तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया. तो मुझे लगा कि भाई ये रुक जाएगी, अब ज़्यादा सवाल नहीं करेगी, ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं होगी. लेकिन वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रही थी मुझसे. तो मुझे ना ऐसा उसमें से फीलिंग आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं हम दोनों के रिलेशनशिप से जल रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है. पर वो चीज़ बाद में रिवील हुई कि वो क्यों जल रही थी हमारे रिलेशनशिप से. उसने खुद मुझे थोड़े दिन बाद बताया अक्षरा ने कि अदनान और अक्षरा का ब्रेकअप हो गया था. मतलब उसका उसके बंदे से ब्रेकअप हो गया था कुछ टाइम के लिए, और वो नहीं रह पा रही थी उसके बिना. मतलब उसको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अदनान की, और अदनान काइंड ऑफ मूव ऑन टाइप का उसने कर लिया था थोड़े टाइम के लिए. तो अक्षरा टोल्ड मी कि वो जो ब्रीफ पीरियड ऑफ ब्रेक था ना उसके और अदनान के रिलेशनशिप में,
उस ब्रीफ पीरियड के लिए शी हैज़ डेटेड आरव. आई वॉज लाइक, वाई डिड यू डेट योर मैन्स बेस्ट फ्रेंड? और मुझे इतना अजीब लगा कि वो गधा भी तैयार हो गया इसको डेट करने के लिए. तो शी वॉज लाइक कि यार मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि मैं उसको भुला नहीं पा रही थी अदनान को, तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए था तो वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन गया. एंड इवन आरव न्यू कि मैं बस मूव ऑन करने के लिए उसके साथ हूँ. तो आई वॉज लाइक कि अदनान को पता है इस बारे में कि तूने उसके बेस्ट फ्रेंड को डेट किया था उसको ही भुलाने के लिए? तो शी वॉज लाइक कि हाँ मैंने उसको बताया है एंड ही इज़ ओके विथ इट. आई एम लाइक ओके, जो भी है ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं. तो मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हुई है सुन के कि ही हैज़ डेटेड हर ऑल्सो, बट देन आई वॉज लाइक ठीक है भाई, मतलब आई एम अ गर्ल्स गर्ल भाई, मुझे उतना वो नहीं होता, मतलब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो लड़की को कोसेगी अपने बंदे के लिए. तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, अभी मैं उसके साथ हूँ, लेट इट बी, इट्स ओके. अब मैंने क्या नोटिस किया कि शी ट्राइड हर बेस्ट टू लाइक रूइन आवर रिलेशनशिप. वो ऐसी चीज़ें करने लगी. उसने ना मुझे स्टोरी बताई आरव की, जिसमें अगेन ही हैज़ गॉन टू दिस क्लब, सिगरेट फूक रहा है, बियर पी रहा है, लड़कियां हैं आसपास, ऐसी स्टोरी वो जानबूझ के उसने मेरे सामने खोली. ठीक है, तो मैं कह रही हूँ ये किसकी स्टोरी देख रही है तू? तो कहती आरव की. तो मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रही ऐसी कोई स्टोरी. तो कहती मुझे तो दिख रही है. और वो ऐसे ना एक बहुत ईविल से स्मर्क के साथ मुझे कहती कि आई थिंक उन्होंने तुझे हाइड कर रखा है. मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया, मेरा थोड़ी देर तक तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगा. और वो भी समझ गई थी कि मैं अपसेट हुई हूँ इस चीज़ से, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ सच अ बिग थिंग कि आपका बंदा आपसे छुपा छुपा के चीज़ें कर रहा है. तो शी वॉज लाइक कि अगर तेरा इतना ही मूड ख़राब हो गया ना, तो तू एक काम कर, तू उससे बात कर ले इस बारे में, ताकि तेरे मन से वो बातें निकल जाए. तो मैंने तुरंत आरव को फ़ोन किया एंड आई वाज लाइक कि तूने ऐसे ऐसे मुझे हाइड कर रखा है ये वो. तो वो मुझे कहता है कि हाँ ऑब्वियसली मैं करूँगा ही तुझे हाइड, मैं सी थोड़ी हूँ कि तुझे दिखा के ये सब चीज़ें करूँ. अगर तू ये सब चीज़ें देखेगी तो तू मुझ पे चिढ़ेगी, मुझसे लड़ाई करेगी और मेरा मूड ख़राब करेगी, जो कि मैं नहीं चाहता. मतलब हाइड ही कर रखा है बंदे ने, बताओ. फिर ना हम दोनों की बहुत बैक एंड फोर्थ हुई और आरव ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया इंस्टाग्राम से. ही इज़ लाइक कि तू कुछ नहीं देखेगी, अब तू कुछ देखना ही मत, ताकि तेरा दिमाग ही ख़राब ना हो. और उसने फ़ोन ही काट दिया. एंड आई टोल्ड ऑल ऑफ दिस टू अक्षरा कि इसने ऐसा ऐसा किया है. एंड शी वॉज लाइक या आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हिम, वो उसी टाइप का है. और अक्षरा ने मुझे क्या बताया पता है, कि जब वो उसको डेट करी थी ना आरव को, तब वो भी 2-3 बार उसके बैंक गई है. और जब वो उसके बैंक गई थी ना, तब उसने उसको रोज़ दिया था और वहाँ बिठा के कॉफ़ी पिलाई थी और उसके कॉलीग्स से ने इसको मिलवाया भी था. आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि यही सब उसने मेरे साथ भी किया था. एंड आई वॉज फीलिंग सो स्पेशल कि वाह वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, बट आई गेस वो हर किसी के साथ यही करता था. और अक्षरा ने ना मुझे कॉन्फर्मेशन भी दी इस चीज़ की कि वो जो टिम्बकटू जाता है 2-3 साल से लगातार हर वीकेंड पे, वो पार्टी करने ही जाता है. वहाँ पे वो पार्टी करने, अय्याशी करने, लड़कियों से मिलने ही जाता है. तो वो भी मुझे अक्षरा ने बता दिया. उसे वो सब चीज़ें पता थी बिकॉज अदनान उसको बताता था कि आरव किस प्रकार का लड़का है. तो वो जो भी चीज़ें मुझे बता रही थी वो बता सारी सही चीज़ें ही रही थी. उसने मुझे ये भी बताया कि उसका ना एक ग्रुप है लड़कियों का, मतलब गर्लफ्रेंड्स का, 4-5 लड़कियों का. और उनमें से सारी लड़कियों को ना इसने हाय भेज रखे हैं आरव ने, उनके साथ फ्लर्ट कर चुका है. फिर मैंने क्या किया कि अक्षरा की जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, वो 4-5, उनका नाम मेरे जहन में था कि वो कौन कौन है. फिर मैं घर पे गई और मैंने ना एक फेक अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम का, और मैंने ना उस पर चेक किया आरव के अकाउंट में. तो आरव उन सारी लड़कियों को फॉलो कर रहा है बाय द वे. तो मुझे ये कंफर्मेशन हो गई कि अक्षरा झूठ तो नहीं बोल रही होगी. अब क्या होता है कि 1-2 दिन बाद ना इसका जो कॉलर ट्यून है वो चेंज हो जाता है आरव का. और मैंने आपको बताया था कि इसने वो गाना रख रखा था नज्म नज्म. उसके बाद उसने गाना बदल के वो वाला रख दिया था, कभी कभी अदिति जिंदगी में, वो वाला. ठीक है, तो इसने जैसे वो गाना कॉलर ट्यून पे लगाया, आई वाज लाइक इसने पक्का किसी अदिति को इम्प्रेस करने के लिए ही ये कॉलर ट्यून लगाई है. बिकॉज आई वाज लाइक कि देयर कांट बी एनी अदर रीजन ये ऐसा करे. तो मुझे याद आता है कि अक्षरा की एक फ्रेंड है जिसका नाम अदिति है. तो आई वॉज लाइक कि मे बी अक्षरा की उस फ्रेंड को ही इम्प्रेस करना चाह रहा होगा ये, क्योंकि वो मैसेजेस तो कर रहा है उन लोगों को. मतलब ही वॉज मैसेजिंग ऑल ऑफ देम वाइल ही वॉज विथ मी. ओके, बाय द वे मैंने पता नहीं अच्छे से बताया या नहीं बताया. तो इसके बाद जब अगले दिन मैं अक्षरा के वहाँ पे गई ना, मैंने उसको ये बात बता दी कॉलर ट्यून वाली. एंड शी वॉज लाइक के ओ माई गॉड, इट्स एक्चुअली पॉसिबल कि वो ही अदिति हो. तो उसने ना उस अदिति से एक्चुअली बात की
एंड शी वॉज लाइक कि तुझे मैसेज आया है क्या आरव का? एंड शी वॉज लाइक येस, वी हैव बिन टॉकिंग सिंस क्वाइट अ फ्यू वीक्स एंड शी इज़ लाइक कि मैं उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ बट वो बातें करता है तो मैं भी करती हूँ, और वो बिल्कुल मतलब फ्लर्ट करता है. एंड आई वॉज मतलब मुझे ऐसा लगा वाओ ओके, इतनी चीज़ें तो हो ही रही थी, अब चीटिंग भी कंफर्म हो चुकी है कि चीट तो मुझ पे कर ही रहा है. उसके बाद अक्षरा ने मुझसे पूछा कि मतलब डज ही गेट फिजिकल विथ यू, डज ही ट्राई टू गेट फिजिकल विथ यू? एंड आई वॉज लाइक नो, आई हैव टोल्ड हिम दैट आई एम गोना वेट अंटिल मैरिज एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड दैट. एंड शी वॉज लाइक कि तू पागल है क्या? He is not respecting your boundaries. If he is not getting it from you, he must be getting it from somewhere else. And I was like, कितनी गधी थी मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी मेरे जहन में ही नहीं आई ये चीज़ कि वो मुझ पे चीट कर रहा होगा. मतलब मैं थोड़ा बहुत शक इधर उधर करती थी बट ऐसी फुल ब्लोन चीटिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था. और मैंने इस प्रकार की बंदी हूँ, मतलब मैं ऐसी गर्लफ्रेंड हूँ कि मैं नहीं शक करती भाई सामने वाले पे. मैं उस पर्सन को स्पेस देती हूँ, मैं अपना ट्रस्ट डालती हूँ उस इंसान में. एंड आई सेट माई पार्टनर फ्री कि भाई ठीक है तुम जो भी करो इट्स ओके, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम मेरा ट्रस्ट ना तोड़ो. सो आई नेवर क्वेश्चनड हिम उस तरीके से, ना उसने उस तरीके की इक्वेशन रखी थी कि मैं उससे कुछ पूछ पाती. मैं कंप्लीटली सबमिसिव थी उस रिलेशनशिप में. सो जब मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चल गई ना, मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मुझे क्या करना पड़ेगा अब, कि एकदम से तो मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी. तो मुझे धीरे धीरे विड्रॉ करना चाहिए इस रिलेशनशिप से. और जब मुझे ऐसा लगेगा कि नाउ आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई विल जस्ट म्यूचुअली एंड इट, यू नो. सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वैसी बनूंगी जैसी मैं इस रिलेशनशिप के पहले थी, और मैं वो सारी चीज़ें करूंगी जो मैं रिलेशनशिप के पहले करती थी. और रिलेशनशिप के पहले मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देती थी. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू मीट माई स्कूल फ्रेंड्स. और उस टाइम पे दिवाली आने वाली थी, और दिवाली पे हम लोगों का ये रूटीन था सारे स्कूल फ्रेंड्स का कि हम ना सारे मिलके सारे हमारे स्कूल टीचर्स के वहाँ पे जाते थे उनसे मिलने. तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि क्या तू चलेगी? आई वॉज लाइक येस, आई एम गोना कम, आई एम गोना इन्जॉय, आई एम गोना बी हैप्पी. बट मैंने ना आरव को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हाँ हम कल जाने वाले हैं सारे फ्रेंड्स लोग मिल करके सारे टीचर्स के यहाँ पे. तो ही वॉज लाइक कि ठीक है. फिर दिवाली वाले दिन ही सुबह उसका मुझे कॉल आया एंड ही वॉज लाइक हैप्पी दिवाली, एंड आज तो दिवाली है, आज तो हमको मिलना पड़ेगा, ऐसा वो सामने से बोला. तो आई वॉज लाइक कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मतलब सारे टीचर्स के वहाँ पे, तो मैं नहीं मिल पाऊँगी. तो ही वॉज लाइक कि मिल लेना यार, मैं वैसे भी शाम को 7 बजे तक तुझसे मिलूँगा. तो आई वॉज लाइक कि यार तब तक तो मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमना वूमना कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं चली जाती हूँ 7 बजे, शायद मिल लूँगी मैं. ठीक है, तो मैं मान गई. अब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ऐसे बोल तो रहा है कि 7 बजे मिलूँगा ये वो, बट कहीं ये ख़राब तो नहीं करना चाहता मेरी दिवाली या ऐसा कुछ तो इसके मन में नहीं है. बट देन मैंने ओवर थिंक नहीं किया और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली पे मस्त सारे टीचर्स के यहाँ घूमने निकल गई. एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि अंगद मुझसे बात नहीं कर रहा था. इफ़ यू डोंट नो अंगद, आपको ये स्टोरी टाइम देखना चाहिए. बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अंगद वॉज माई स्कूल फ्रेंड, हाई स्कूल फ्रेंड, जो कि मुझसे प्यार करता था. मैंने हमारी पूरी लव स्टोरी डाल रखी है इस वाले स्टोरी टाइम में, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अंगद मुझसे बात नहीं करता था, बिकॉज उसने ना बहुत बार ऐसा कोशिश किया कि वो मुझसे बात बंद कर दे, बिकॉज जैसे वो मुझसे मिलता था ना उसकी सारी फीलिंग्स वापस आ जाती थी. तो वो तब मुझसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है. तो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ मिलके ना हम लोग पहले उसके घर पे गए उसको दिवाली विश करने. तो हम जैसे ही उसके घर के बाहर गए ना, वो अंदर रूम में जाके छुप गया और उसने अपनी मम्मी से बोल दिया कि इनको मना कर देना कि मैं घर पे नहीं हूँ. बट मैंने उसको देख लिया था पास होते हुए अपने रूम में, ठीक है, बाहर से ही. तो आंटी आके कहती कि अंगद तो नहीं है घर पे. एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे नहीं है, मैंने देखा है उसको अंदर घूम रहा था वो. तो आंटी कहती अच्छा पता चल गया तुम्हें, ठीक है तो आ जाओ फिर. तो हम अंदर गए. फिर अंगद ना मुझसे बात नहीं कर रहा था काफ़ी देर तक, बट देन मैंने उससे बात कर ली. आई वाज लाइक आज दिवाली है यार, तो ऐसे मत कर वैसे मत कर. फिर हम सारे लोग मिलके इंक्लूडिंग अंगद सारे टीचर्स वगैरह के यहाँ जाने लगे, सारे फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ जाने लगे. फिर एंड में ना हमारा एक बेस्टी था, कॉमन बेस्टी अंगद का और मेरा, प्रतीक, आई थिंक मैंने उसको नाम दिया था ये वाले स्टोरी में. तो हम प्रतीक के यहाँ पे बैठे हुए थे सारे फ्रेंड्स एंड अंगद मुझसे बात कर रहा था. तो अंगद ने मुझे बोला कि यू हैव अ बॉयफ्रेंड राइट नाउ राइट? आई वॉज लाइक येस. ही वॉज लाइक कि मुझे पता सब रहता है, पता है तेरे बारे में कि तू डेट कर रही है नहीं कर रही है.
तो आई वॉज लाइक कि तुझे पता है हु एम आई डेटिंग? तो ही इज़ लाइक मुझे नहीं पता, बता किसको कर रही है। तो मैंने उसको नाम बताया आरव का पूरा। तो ही इज़ लाइक आरव जो यहाँ पे रहता है पास में ही। आई एम लाइक हाँ। ही इज़ लाइक अकीरा थोड़ा तो रिसर्च किया कर तू किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले। तो आई वॉज लाइक क्यों, मतलब ऐसा भी क्या हो गया है? ही इज़ लाइक वो एक नंबर का घटिया गलीच इंसान है। तो आई वॉज लाइक कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो वो मुझे बताता है कि इसकी बहुत ज़्यादा गलत संगत है, मतलब ये ना नॉर्मल लोग हैं ही नहीं, ये गुंडे टाइप के लोग हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय गुंडे टाइप के लोग? तो ही टोल्ड मी कि इसका एक बेस्ट फ्रेंड है बबलू भैया, जो कि अभी जेल में है, और वो किसी लड़की के साथ उसने ज़बरदस्ती करी और उसका पूरा एमएमएस बनाया और एमएमएस लीक कर दिया। उस जुर्म में वो जेल में है बबलू भैया। नाउ इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ समवन टोल्ड यू कि आपका जो बॉयफ्रेंड है ही इज बेस्ट फ्रेंड्स विद अ क्रिमिनल हु इज इन जेल। तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। आई वॉज लाइक ही इज़ फ्रेंड्स विद सच अ मैन जिसने इतना हीनियस क्राइम किया हुआ है। एंड ओ माई गॉड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और अंगद पता है वो खुद भी इतना डरा हुआ था उस लड़के से, आरव से। ही वॉज लाइक के देख तुझे उससे बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेकअप कर लेना चाहिए, बट प्लीज़ कोशिश करना कि मेरा नाम कहीं पे ना आए, बिकॉज वो बहुत चिंता कर रहा था। ही वॉज लाइक कि मैं तो बाहर पढ़ाई करता हूँ, कल को मेरे पीछे से आके कोई मेरी माँ बहन को कुछ कर दे। कहता मेरा नाम तू आने मत देना कहीं पे भी, उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए आरव को कि मैंने उसकी असलियत तुझे बताई है। एंड आई वॉज लाइक कि इतना डर रहा है आरव से, मतलब समथिंग इज रियली रॉन्ग, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई बात यार। जैसे मैंने ये सुना आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज लाइक हु एम आई विथ, मैं इतने गलत इंसान के साथ हूँ और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। तो जब से अंगद ने मुझे ये बात बताई थी ना, मेरे जहन में वो बात चली जा रही थी एंड मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, इतने में मुझे आरव का फ़ोन आया एंड ही वॉज लाइक कि मैंने तुझे 7 बजे मिलने का बोला था। तो मैंने कहा कि हाँ अभी 7:08 ही तो हुई है। तो ही इज़ लाइक कि अब मुझे नहीं मिलना तुझसे, ठीक है? तो मैंने कहा ओके, बिकॉज इस पॉइंट पे तो मैं भी उससे डर गई थी। मैंने बस इतना बोल के फ़ोन काट दिया। फिर उसकी थोड़ी देर बाद ना मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे कहती कि चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो हम दोनों घर जा रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी उसके, ठीक है, एक्टिवा पे। तो हम जब जा रहे थे ना, मुझे रास्ते में ही आरव दिख गया एंड वो अपने किसी दोस्त के साथ में था। तो हम जैसे ही जा रहे थे ना उसके सामने से गाड़ी पे, तो उसने मुझे देख लिया होगा, तो वो मुझे कहता ओए गाड़ी रोक। तो मेरी फ्रेंड ने गाड़ी रोक दी, फिर मैं पीछे ही बैठी रही। देन ही केम एंड ही हग्ड मी। और भाई ही वॉज रीकिंग ऑफ एल्कोहल, मतलब आई थिंक ही मस्ट बी रियली ड्रंक, और बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही थी। एंड ही जस्ट हग्ड मी एंड ही वॉज लाइक कि घर जा रही है? आई एम लाइक हाँ। कहता चल ठीक है पहुँच जा आराम से। फिर मैं घर आ गई, और घर आके आई रिमेंबर मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए और मैं सीधा अपने बिस्तर में लेट गई हूँ। आई रिमेंबर मेरा रूम बिल्कुल डार्क था, मतलब एक भी लाइट नहीं जली हुई थी मेरे रूम में, एंड आई वॉज जस्ट crying and retrospecting how did I even end up in this situation? I was so scared. तो मैंने ना ये चीज़ शेयर की अपने मुँह बोले भाई हितेश से, और मैंने उसको सब कुछ बताया, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि अदनान की जो गर्लफ्रेंड है अक्षरा, वो डेट कर रही थी थोड़े टाइम के लिए आरव को। और फिर मैंने हर्षित से ये भी पूछा कि मुझे इसकी ये बात पता चली है कि ये जो भी बबलू भैया इसके बेस्ट फ्रेंड है और वो क्रिमिनल है, क्या ये सब सच है? एंड हितेश वॉज लाइक हाँ ये सब तो सच है। तो मैंने कहा तूने मुझे अभी तक ये बात बताई क्यों नहीं, मतलब मैं तो कब की उसको छोड़ चुकी होती। तो ही वॉज लाइक कि भाई तूने बहुत लेट मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, और मुझे तो ये लगा कि तुझे ये चीज़ पता होगी एंड यू आर बीइंग विथ हिम डिस्पाइट ऑल दैट। आई वॉज लाइक ऐसा मैं कर ही नहीं सकती भाई, तुझे मुझे बता देना चाहिए था। तो ही वॉज लाइक कि यार ठीक है ना, अब तुझे पता चल गया, अब तो उसको छोड़ दे। फिर ये सब होने के बाद ना दिवाली के बाद मैं गई वापस अक्षरा के वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करने, और मैं उससे शेयर करे बिना रह नहीं पाई। मतलब मैं ना ब्रेक डाउन हो गया मेरा उसके सामने, एंड आई वाज लाइक कि मुझे उसके बारे में ये पता चला है कि वो बबलू भैया का फ्रेंड है और वो उसने ऐसा ऐसा कर रखा है। एंड शी वाज लाइक कि हाँ ये तो सबको ही पता है। और बोले कि है ना वो क्या करता है कि अपने बैंक में ना कॉलीग्स जो होते हैं ना उनसे लड़ाई कर लेता है, और फिर उनको बबलू भैया के नाम की धमकी देता है कि उनको बता दूंगा मैं तेरे बारे में ऐसा वैसा, फिर तू बचेगा नहीं। एंड आई वाज सो डिस्गस्टेड कि मतलब बताओ खुद लड़ाई कर रहा है, उसमें किसी और का नाम
भिड़ा रहा है बीच में। भाई अगर तुझ में लड़ने की हिम्मत है तो खुद ही अपना जो भी है सल्टा लेना, किसी का और का नाम क्यों ले रहा है। जब मैं ये सारी बातें अक्षरा से कर रही थी ना, मैंने गलती से उसको ये भी बता दिया कि मैंने उसके और आरव के रिलेशनशिप के बारे में हितेश को बताया है। तो वो मुझे कहती तूने क्यों बताया यार हितेश को ये सब चीज़ें ना मुझे गुप्त रखनी है, बिकॉज मुझे शादी करनी है अदनान से। मैं नहीं चाहती कि कल को हमारी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये बात किसी को भी नहीं पता मेरे, अदनान और आरव के अलावा। और अब तूने हितेश को बता दी, तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। आई वॉज लाइक यार मुझे नहीं पता था कि नहीं बताना है किसी को। आई मीन मेरे से निकल गया यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो शी वॉज लाइक कि भाई तू कितनी भी परेशान हो, तू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कैसे बता सकती है, ये वो। एंड आई मीन आई अग्री टू अ पॉइंट कि सही बात है, मुझे नहीं बताना चाहिए था। बट यार मेरे से निकल गया, मैं भी अलग ही एंग्जाइटी और पैनिक में थी ना, तो मेरे से वो चीज़ लीक हो गई। तो जैसे ही अदनान को पता चला कि मैंने ये बात लीक कर दिया है, अदनान गॉट रियली एंग्री एट मी। और वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके गालियां देने लगा। ही वॉज लाइक कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, तू ऐसी बातें उसके बारे में फैलाएगी तो कल को हमारी शादी में प्रॉब्लम होगी। एंड ये वो मतलब बहुत उसने मुझे गंदी गालियाँ दी। ठीक है, मुझे ऐसी गालियाँ किसी ने नहीं दी आज तक, ना किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। तो आई वॉज शुक कि एक लड़का मुझसे ऐसे बात कर रहा है। बट मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग हूँ कि मैं उसका गुस्सा फिर भी समझ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ये भी जायज़ है, कोई बात नहीं। मैंने उसको प्रेम से बोला, मैंने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, देख मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बोल दूंगी हितेश को कि वो किसी को ना बताए, ये बिल्कुल मतलब गुप्त रहेगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको, आई प्रॉमिस। तो ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, और अब से आना मत अक्षरा के यहाँ पे पढ़ने, बिकॉज मैं नहीं चाहता अब वो तुझसे बात करे। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मुझसे गलती हो गई है, इट्स ओके। उसके बाद गाइज वो हुआ जो उस टाइम पे मुझे बहुत गलत लगा था, बट इट एक्चुअली सेट मी फ्री। इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि अदनान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था मुझ पे कि मैंने अक्षरा के बारे में डिटेल लीक की। तो उसने आरव को बोला कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो तुझे उसमें से और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मतलब या तो तू अदनान को चुन या अकीरा को चुन। तो आरव कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुझे चुनूंगा भाई, मैं अदनान को चुनूंगा। एंड ये सारी बातें जो है ना, ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो रही थी। लाइक इमेजिन ही लिटरली सेड दैट ऑन कॉल कि आई विल चूज़ माई बेस्ट फ्रेंड ओवर अकीरा। एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज हार्ट ब्रोकन। बट मुझे पता था कि ये होना बहुत ज़रूरी था, उसका मुझे छोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ पाती जब तक कि वो कुछ बहुत ही बुरा ना कर देता। तो मुझे समझ आ गया कि ये भगवान ने किया है, दिस इज़ डिवाइन इंटरफेरेंस, एंड उन्होंने ही मुझे इससे अलग किया है। सो वी ब्रोक अप and I was miserable after we broke up. Like getting over him is the hardest thing that I have ever had to do. भाई मैं बहुत बीमार सी हो गई थी। ठीक है, मैंने आपको बोला है मुझे डार्क सर्कल आ गए थे, मेरा वेट लॉस हो गया था, मेरे बाल झड़ने लगे थे, और मुझे सांस ही आनी बंद हो गई थी। मतलब जब ब्रेकअप हुआ ना उसके एक हफ्ते तक मतलब मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, एंड आई लिटरली हैड टू गो टू अ डॉक्टर। देन ही गेव मी सम पिल्स, एंड थोड़े टाइम तक मैंने वो ली, एंड देन धीरे धीरे मैं उस चीज़ से निकली। आई थिंक मुझे 1 साल लग गया था मूव ऑन करने में। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने उस टाइम पे ना मुझे बहुत हेल्प की। दे वर देयर फॉर मी एंड दे हेल्प्ड मी फॉरगेट हिम एंड मूव ऑन फ्रॉम हिम। फिर ब्रेकअप के 1 साल बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी खुश होने लगी हूँ, मैं थोड़ी नॉर्मल होने लगी हूँ, मुझे लाइफ में अच्छा फील हो रहा है, अब मैं उसको भूल चुकी हूँ। उसे भनक लग गई होगी शायद कि अब मैं खुश हूँ, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालना शुरू कर दिए थे, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती रहती थी। तो ही अप्रोच्ड मी अगेन, ओके, किसी नए नंबर से ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड वो ऐसे बात कर रहा था मुझसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं नॉर्मली बात करी थी एकदम नॉनशलांट वे में, बिकॉज अगर मैं तब बात ना करती तो मुझे ऐसा लगता है आई वुड लूज़ द गेम, यू नो। उसे ऐसा लगता कि इसको अभी भी फ़र्क पड़ता है मुझसे। सो मैंने उससे बात की, तो वो मुझसे पूछ रहा था मैसेज करके कि क्या तेरी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खाली है क्या, मुझे ना फ्लैट लेना है, मुझे अलग से रेंट पे रहना है, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना अब मुझे। सो अगर तेरी बिल्डिंग में कोई फ्लैट हो तो मुझे बताना। मतलब इमेजिन, मतलब ये क्या सेंस है इस बात का, तुझे क्यों रहने आना है भाई मेरी बिल्डिंग में। सो उसका यही था, मुझे ऐसा लग रहा है उसे देखना था कि वो अभी भी मेरी बाउंड्रीज पुश कर सकता है या नहीं, या अभी भी मैं उसके चुंगल में फंस सकती हूँ या नहीं। मतलब कोई अजीब सी गेम ही वो खेल रहा था।
तो आई टोल्ड हिम कि नहीं भाई, मेरे बिल्डिंग में कोई फ्लैट खाली नहीं है, जबकि था उस टाइम पे, ठीक है, 2 फ्लैट्स खाली थे, बट आई टोल्ड हिम कि नहीं है खाली। तो ही वॉज लाइक ओके। फिर उसने ना 4-5 दिन मुझसे फिर बात नहीं की, एंड देन उसने ना अपनी डीपी बदली। उसकी डीपी पे ना एंगेजमेंट का फोटो था किसी लड़की के साथ में, और उनका एंगेजमेंट का फोटो है बाकायदा, और तब तो एआई भी नहीं था, तो वो प्रॉपर फोटो ही थी। फिर उसको लगा होगा कि मैं उसकी डीपी देखूंगी, मैं उससे कुछ पूछूंगी कि क्या हुआ, तेरी एंगेजमेंट हो गई ये वो, बट मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। तो उसने मुझे सामने से मैसेज करा कि देखो मेरी एंगेजमेंट हो गई है, और उसने मुझे फ़ोटो भी भेजा उस लड़की का और उसका। आई वॉज लाइक गुड फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। फिर उसको लगा होगा कि अभी भी कुछ नहीं बोली, तो फिर वो कुछ नहीं बोला। फिर उसके 1 महीने बाद उसका वापस से मुझे मैसेज आता है। ही इज़ लाइक कि पता है मेरी एंगेजमेंट टूट गई, मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो चुकी है, मेरी ना किडनी भी ख़राब हो गई है, मेरा लिवर भी ख़राब हो गया, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं तो मर ही जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है 3 महीने के अंदर। ऐसे करके आई डोंट नो वो सिंपैथी लेना चाह रहा था मुझसे या क्या करना चाह रहा था, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहा था, बट मैंने उसको उस टाइम पे यही बोला कि ओ अच्छा ऐसा हो गया क्या, ओके टेक केयर। सो बस ये बोल के मैंने उससे बात ख़त्म कर दी। तो उसको तब ऐसा लग गया होगा कि भाई मैंने इतना कुछ बोल दिया, ये लड़की इतना कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, मतलब शायद अभी नहीं करना चाहती बात। तो उसके बाद से ही डिड नॉट ट्राई टू अप्रोच मी एट ऑल। ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू से कि आई एम नॉट डायग्नोसिंग एनी वन, बट जो भी पैटर्न्स उसने इस रिलेशनशिप में दिखाई है, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं जो उसने दिखाए हैं। आई थिंक जिसको भी इस टॉपिक पे नॉलेज होगी उसको मतलब समझ आ ही गया होगा दैट माई बॉयफ्रेंड वॉज अ नार्सिसिस्ट। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हिम, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही केम इन टू माई लाइफ सो अर्ली ऑन एंड ही गेव मी दोज लेसन्स विच हेल्प्ड मी ग्रो एज अ पर्सन। और मैं खुद बोल रही हूँ कि भाई मैंने बहुत गलतियाँ की है लाइफ में, बिकॉज मैं एक टाइम पे ऐसी लड़की हुआ करती थी यार, मैं बेफिक्री थी, मैं कुछ भी करने से पहले कुछ सोचती नहीं थी। बट इन सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया है कि आप जो भी चॉइसेस अपनी लाइफ में लेते हो उसके रेपरकशंस आपको झेलने ही पड़ते हैं। एंड इसीलिए मैं अपनी सारी मिस्टेक्स यहाँ पे आकर के शेयर करती हूँ, सो दैट गॉड फॉरबिड इफ़ यू आर ever in a situation like that, you can come out of that situation without any scars. So after everything ended, instead of blaming him, I started questioning myself internally कि why did I choose this person? Why did I stay with him despite being so unhappy in that relationship? I addressed all of my childhood wounds. Basically, I took accountability for whatever happened, because see, I cannot go through my whole life blaming this person for whatever they did to me. So मैंने ये सारे सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद पे ले ली कि भाई कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, मैंने गलत इंसान चुना, उसके साथ इतने टाइम रही, जब वो मुझे अपने असली रंग दिखा भी चुका था उसके बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक उसके साथ रही, तो देयर मस्ट बी समथिंग रियली रॉन्ग विद मी. So I healed myself and I truly cultivated self love and confidence इस टाइम पर. and आपने देखा होगा कि I always call myself beautiful अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में, and I trigger a lot of people by saying that. but मैं क्या करूँ? What am I supposed to say? I don't like myself, I'm ugly. Am I supposed to say that? I can't say that, guys. I can't say that just to look humble. आई लव माई सेल्फ, आई ट्रूली लव माई सेल्फ. और ये जितने भी टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में हुए हैं ना, इन्होंने मुझे यही सिखाया है कि आपको ही खुद से प्यार करना पड़ेगा, आपको खुद को वैलिडेट करना पड़ेगा. अगर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के भरोसे पे बैठोगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते. इफ़ यू डोंट हैव एनी सेल्फ लव इन यू, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन लाइफ. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस इज दैट आफ्टर दिस रिलेशनशिप आई वर्कड रियली हार्ड to become the better version of myself, to become the healed version of myself, because ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि every pattern in your life keeps repeating itself until and unless you learn your lesson, because that's how you grow in life. So anyways, I did not get into a relationship with anyone after Arav, बिकॉज मुझे समझ आ गया था दैट आई लव वेरी इंटेंसली. लाइक इफ आई लव यू, आई कैन नॉट लव यू ऑन द सर्फेस, आई विल लव यू टू द कोर. सो आई जेन्यूनली वॉन्ट टू बी वेरी माइंडफुल when I'm choosing my partner next, because I don't want a relationship, to be honest. I want a husband. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सीधे मुझसे शादी कर लो, बट मुझे उस पर्सन में हस्बैंड पोटेंशियल दिखना चाहिए, तभी मैं रिलेशनशिप में आऊँगी किसी के भी साथ में.
सो उसके बाद आई थिंक मेरी सिचुएशनशिप्स रही, मैं डेट्स पे भी गई होंगी एक आध दो बार, लेकिन आई डिड नॉट गेट इनटू रिलेशनशिप विद एनीवन आफ्टर हिम। एंड अच्छा है मैंने वो समय लिया खुद के लिए, बिकॉज आई डोंट इवन क्रेव अ रिलेशनशिप एनी मोर। लाइक आई लव माई कंपनी सो मच, आई लव माई सेल्फ सो मच। मैं खुद को सुंदर बोलती हूँ, मैं खुद के लिए चीज़ें लेती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी बंदे की। ओके, सो आई एम नॉट क्रेविंग लव फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। जब वो आएगा तब वो आएगा, मैं ओपन हूँ, लेकिन मैं राह देख के नहीं बैठी हूँ कि कब मुझे मेरा बंदा मिलेगा, यू नो। सो या गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। आई रियली होप आपको अच्छी लगी होगी। आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे पार्ट 2 का, एंड आई होप इट वॉज़ वर्थ इट। एंड आई होप आपने इस स्टोरी से ना बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली द यंग गर्ल्स जो मुझे देखती हैं। मुझे पता है कि आप लोग बहुत छोटे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एंड आई थिंक अगर आपने इससे सीखा हो स्टोरी से कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लर्निंग्स लिखो कमेंट सेक्शन में कि आपने इस स्टोरी से क्या क्या सीखा, क्या रेड फ्लैग्स आपको लगे, या क्या लर्निंग्स मिली आपको रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे से लिस्ट बना देता है ना सारी लर्निंग्स की या रेड फ्लैग्स की, तो मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो वो पढ़ के। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फ़कीर तेरी गुर्बत का, तुझसे तो मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे।